हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। तो अब तक पिछले 2 लेक्चरों में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। अनसोल्ड कर रहे हैं हम। अनसोल्ड है हमारा 2019 का सेट है 346 FD। पिछले 2 लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, हम आगे का जो अनसोल्ड बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना तीसरा लेक्चर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है। इसकी सहायता से किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें पहला कहा गया है कि एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, पेपर में हर साल लगभग किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस नियम में क्या लिखा है, यह है नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। यानी ये जो नियम है आपका एम्पीयर का परिपथीय नियम, ये गॉस के नियम के ही समान है। यानी ये भी क्या होता है, बंद परिपथों के लिए ही कार्य करता है। अब नियम क्या है, नियम में देखिए क्या लिखा है। नियम में लिखा है इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा स्मॉल आई का μ0 गुना होता है। कल हमने क्या पढ़ा था, एम्पीयर का मैक्सवेल का चौथा समीकरण, ठीक है। उसमें भी क्या था, एम्पीयर का परिपथीय नियम था, परंतु वहाँ क्या था, वहाँ पर था घेरी गई कुल वैद्युत धारा। वहाँ पर 2 प्रकार की वैद्युत धाराएं होती है, चालन धारा होती है और विस्थापन धारा होती है। यहाँ पर यदि हमारा केवल एम्पीयर का मैक्सवेल का परिपथीय नियम नहीं कहा तो आपको ये वाला नियम लिखना है, ठीक है। यदि एम्पीयर का मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहा है तो आपको जो लेक्चर नंबर 2 में करवाया था वो वाला नियम लिखना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। तो इस नियम में देख लीजिए एक बार फिर से क्या लिखा है। इस नियम में लिखा है किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है। यानी बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर का रेखीय समाकलन बराबर होता है μ0 इंटू आई के, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो कहा था ये क्या है, जो μ0 होता है, μ0 होता है निर्वात की चुंबकशीलता। इसके बाद इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कहा था कि इसकी सहायता से किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखते हैं, ये है आपकी कोई लंबी धारावाही प्रणालिका। क्या है ये, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये ऐसी धारावाही प्रणालिका है जिसमें जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N, ठीक है। और इस पर तार लपेटे गए हैं, तार के फेरों की संख्या कैपिटल N है और जो इसकी खुद की लंबाई है वो क्या है, स्मॉल l। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है चित्रानुसार एक लंबी धारावाही प्रणालिका की लंबाई स्मॉल l तथा प्रणालिका में कुल फेरे कैपिटल N। प्रणालिका में स्मॉल i वैद्युत धारा बह रही है। तो आपको क्या निकालना है, इसकी जो करोड़ है इसे बोलते हैं करोड़। ये जो लोहे की छड़ रहती है इस तरीके की, ये एक लोहे की छड़ है। इस लोहे की छड़ पर क्या करा, तांबे के तार के फेरे लपेट दिए। तो ये जो लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ को बोलते हैं हम करोड़, ठीक है। तो हमें इस प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का एक फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 स्मॉल n इंटू आई। अब जो आपका स्मॉल n है, स्मॉल n होता है एकांक लंबे तार में फेरों की संख्या। एकांक लंबे तार में फेरों की संख्या, यानी एकांक लंबे तार में फेरों की संख्या का मतलब क्या है, इसकी जितनी भी लंबाई है, ये मान लिया 100 मीटर है, 100 मीटर में से जो 1 मीटर में तार के फेरों की संख्या होगी वो होती है आपकी स्मॉल n, ठीक है। यदि आपको इसमें निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे टोटल फेरों की संख्या बटा लंबाई। ये टोटल फेरों की संख्या मान लिया कितना था, 200 था। आपकी लंबाई कितनी, 100 मीटर। आप डिवाइड करोगे तो एक अंक लंबाई में कितने फेरे आ जाएंगे आपके, एक अंक लंबाई में आ जाएगी 2 फेरे। तो अब आपको क्या करना है, टोटल फेरे निकालने हैं, ठीक है। तो आपने स्मॉल n का वैल्यू निकाल लिया। स्मॉल n का वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल n की जगह। तो आपका वैल्यू आ जाएगा B बराबर μ0 NI अपॉन स्मॉल l। ये होता है प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। यदि आप पर वो क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है आपको ये वाला, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल L लंबाई के
एक तार को कैपिटल एल फेरो की वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में लटकाते हैं। यदि कुंडली में स्मॉल आई वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या करा है, इसमें एक तार लिया है जिसकी लंबाई था कैपिटल एल और उसको क्या करा, कैपिटल आर त्रिज्या की कैपिटल एन फेरो वाले एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया है। यानी अब इसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर। यानी जो आपकी लंबाई होने वाली है वो किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर। यानी एल बराबर क्या होगा 2 पाई आर, और जितने उसके फेरे होंगे उनकी संख्या से भी आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो फेरे कितने हैं, फेरे है आपके यहाँ पर कैपिटल एन। ठीक है, तो अतः बल आघूर्ण यदि हमें निकालना है अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है आपका टो मैक्सिमम बराबर एम मैक्सिमम बी इंटू साइन थीटा। एम क्या होता है, एम होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एन आई ए। ठीक है, एन आई ए, यानी ये जो आपका वृत्त है इसका आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला लिखा है आपका इस वाले फॉर्मूले में से आप आर का वैल्यू निकाल लीजिए। इस वाले फॉर्मूले से हमने क्या करा, आर का वैल्यू अलग कर लिया। जो 2 पाई और एन था ये एल के बेस में चला गया, यानी यहाँ से आर का वैल्यू आ गया आपका एल अपॉन 2 पाई एन। ठीक है, अब आपने इस वाले वैल्यू को आर के वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देना है। तो हमने क्या करा, ये जो आर का वैल्यू था यहाँ पर रख दिया। इसका क्या था स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर और इंटू एन स्क्वायर। एक एन से एक एन कैंसिल और एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका बचेगा एम मैक्सिमम बराबर आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन। अब आपके तो मैक्सिमम निकल गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अधिकतम मान, यानी हमको क्या बताना है, अधिकतम वैल्यू बतानी है बल आघूर्ण की। अधिकतम वैल्यू के लिए जो आपके फेरे है, यदि आप इसका संख्या बढ़ाओगे, यानी फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो टो का वैल्यू घट जाएगा। तो यानी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने फेरे होने चाहिए, एक फेरा होना चाहिए। ठीक है, यदि एक फेरा होगा तो आपका जो एम मैक्सिमम है, एम मैक्सिमम का वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, अधिकतम वैल्यू के लिए एन का वैल्यू मान लिया 1। ठीक है, तब आपका जो ये बचा एम मैक्सिमम किसके बराबर होगा, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब देखिए इसमें बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो मैक्सिमम बराबर एम मैक्सिमम इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, एम मैक्सिमम का वैल्यू क्या आया था आपका आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, इंटू बी इंटू साइन थीटा। अधिकतम मान के लिए आपका साइन में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ का होता है, साइन में होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू 90 डिग्री का। तो यानी थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा टो मैक्सिमम का, टो मैक्सिमम बराबर आई बी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। यही होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य एक हाइड्रोजन परमाणु सदृश परमाणु एक्स की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। एक्स की मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। एक्स परमाणु का आयनन विभव भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, आपको ये दिया गया है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ बराबर जेड स्क्वायर इंटू आर और इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये n1 और n2 क्या होते हैं, यदि ये लाइमन इसमें कहा है पहला कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, तो लाइमन श्रेणी की जो प्रथम रेखा है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। और पहली रेखा के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा से किस में आते हैं, पहली कक्षा में आते हैं। यानी आपका n1 का वैल्यू होगा 1 और n2 का वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/λh इक्वल्स 1 का स्क्वायर इंटू आर। पहली कक्षा इसके लिए क्या होगी 1, तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी कक्षा होगी 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करना है 1/λh का वैल्यू कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/1 और 1/4। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3r/4।
ठीक है, ये आपका निकल गया 1/λh का वैल्यू। इसके बाद अगला कहा था इसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु के ही समान दूसरा एटम है जो है X, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो बामर श्रेणी होती है उसकी दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य निकाल ली। तो बामर की जो द्वितीय रेखा होती है उसके लिए N1 का वैल्यू होता है 1 और N2 का वैल्यू होता है 4, ठीक है। तो इसमें क्या किया, फॉर्मूला वही लगा दिया फिर से। फॉर्मूला है 1/λx क्योंकि x परमाणु था बराबर Z² और 1/N1 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ से इसे हल कर लेते हैं। इसका हमने स्क्वायर खोल दिया, हो जाएगा 1/4, हो जाएगा 1/16, ठीक है, यानी 16। तो इसमें क्या करेंगे, लेसे ले लेंगे। लेसे लेने के बाद लेसे आ जाएगा इनका 16, 4 चौक 16 यानी ऊपर 4 और 16 कम 16 यानी 1। ऊपर से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 3 यानी 3/16, ठीक है। ये आ गया आपका 1/λ बराबर Z² इंटू R और इंटू 3/16। इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है। इसके बाद इसमें कहा था कि ये दोनों जो है इनकी जो तरंग दैर्ध्य है एक दूसरे की क्या होती है, बराबर, ठीक है। बराबर में रख देंगे यानी 1/λh बराबर 1/λx। 1/λh का वैल्यू कितना आता है 3R/4 और इसका वैल्यू कितना आता है Z² R इंटू 3/16, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, R से R कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो 4 है 4 को इधर ले जाइए तो Z² बराबर बचेगा 4, यानी यहाँ से Z का वैल्यू जो है आपका, तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यानी अब आपको पता चल गया है कि जो ये आपका एटम है X वो क्या है, हीलियम, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 2। आपने यहाँ से निकाल लिया कि आज आपका एटम है X उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। तो अब आपसे इसमें पूछा गया था इसकी मूल ऊर्जा स्तर और द्वितीय उत्तेजन अवस्था के लिए एनर्जी बतानी है कितनी होती है। तो देखिए इसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इक्वल्स -Z²/n² और इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। X परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर का मतलब होता है N का वैल्यू रखा जाएगा 1, ठीक है। तो इसमें हमने N का वैल्यू रख दिया 1, इसका परमाणु क्रमांक कितना आया था 2, तो Z का वैल्यू 2 रखा और N का वैल्यू क्या रख दिया 1, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा 4, नीचे 1 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 1 ही होगा। तो 13.6 की गुणा कर देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो मूल ऊर्जा स्तर है, मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी कितनी होगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद X परमाणु की द्वितीय उत्तेजन स्तर के लिए, द्वितीय उत्तेजन स्तर के लिए मतलब N का वैल्यू क्या होगा 2, तो अब N का वैल्यू 2 रख देंगे। Z का वैल्यू था 2 तो 2 का वर्ग, N का वैल्यू है 2 तो 2 का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 का वर्ग बटा 4 का वर्ग और गुणा क्या है 13.6, 4 से 4 कैंसिल। तो जो द्वितीय उत्तेजन स्तर है उसके लिए आपकी एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद पूछा था आयनन विभव कितना होगा। तो X परमाणु का आयनन विभव, आयनन विभव होता क्या है, आयनन विभव होता है मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का निकल करके अनंत पर जाना। उसके लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं आयनन विभव, ठीक है। और उसे देने के लिए, उस एनर्जी को देने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वही क्या कहलाता है आयनन विभव। तो इसमें ये लिखा है मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को अनंत पर पहुँचाने के लिए त्वरक विभव है, क्या है आयनन विभव, ठीक है। अतः आपकी जो E1 थी, E1 मूल ऊर्जा स्तर के लिए जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने E का फार्मूला खोल देना, E का फार्मूला होता है EV, ठीक है। E से E कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो क्या बचेगा V बराबर -54.4 वोल्ट। तो यह आ जाएगा आपका आयनन विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिए गए विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान भी ज्ञात कीजिए। यानी ये आपको रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन में आपको जो उत्सर्जित एनर्जी है ये वाली Q, इस Q का वैल्यू बताना है। ये दिया है आपको बाण में U235 + 0N1 = 54xe 140 + 38 SR 04 यानी 4 + 2 0N1 + Q। ये जो एनर्जी निकली है इसे बोलते हैं उत्सर्जित ऊर्जा। तो ये एनर्जी कितना निकला, इससे पहले पूछा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या होता है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा बहुत बार पूछी हुई है। इसमें लिखा है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। नाभिकीय विखंडन लिखना है आपको एक साइड और एक साइड लिखना है नाभिकीय संलयन। इसका जो पहला है नाभिकीय विखंडन का, यह क्रिया केवल
भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जा सकती है। यानी ये जो नाभिकीय विखंडन है केवल भारी तत्वों के लिए ही अवेलेबल है। इसमें लिखा है यह क्रिया केवल हल्के तत्वों में ही कराई जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम में आप छोटा सा एक हाइड्रोजन एटम का यूज़ करते हैं वहाँ पर। वो जो आपका परमाणु बम होता है, परमाणु बम में यूरेनियम का यूज़ करा जाता है। यूरेनियम का भी आपने परमाणु क्रमांक देखा है, परमाणु क्रमांक यूरेनियम का कितना होता है 92, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये अंतर है इनमें। यानी जो नाभिकीय विखंडन है, तोड़ने की प्रक्रिया भारी तत्वों के अंदर कराते हैं और जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो छोटे छोटे यानी हल्के तत्वों के साथ कराते हैं। इसके बाद लिखा है दूसरा पॉइंट, यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर यह रिएक्शन कराई जा सकती है। और नाभिकीय संलयन में दूसरा पॉइंट, यह क्रिया केवल उच्च ताप पर ही कराई जा सकती है, ठीक है। यानी नाभिकीय विखंडन के लिए लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और नाभिकीय संलयन के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद लिखा है तीसरा पॉइंट, नाभिकीय विखंडन में इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यहाँ पर लिखा है नाभिकीय संलयन में इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, अच्छा चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में क्या कहा है, इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। यानी ऊर्जा को आप किसी चीज़ में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। तो ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता नाभिकीय विखंडन में कम होती है। इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता अधिक होती है। यानी इसमें आप जो एनर्जी ये निकलती है उस एनर्जी का अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा लास्ट पॉइंट, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है जैसे नाभिकीय रिएक्टर। और इसमें लिखा इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जैसे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम यानी एक बार यदि ये रिएक्शन शुरू हो जाती है तो फिर ये रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। इतना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इतना ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है। इसलिए हाइड्रोजन बम आज तक भी यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपके वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन अवेलेबल है। फिर इससे क्या होगा, हाइड्रोजन यदि अवेलेबल होगी, एक बार ये रिएक्शन चेन रिएक्शन बोलते हैं, यदि एक बार रिएक्शन शुरू हो जाती है तो तब तक समाप्त नहीं होते जब तक कि सारा आपका ईंधन, यानी ईंधन क्या होगा इसके लिए हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाए। इससे प्रकृति का ही विनाश हो सकता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में पूछा था उत्सर्जित एनर्जी का वैल्यू बताइए। ये आपको रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन में से आपसे पूछा है उत्सर्जित जो ऊर्जा है, ये जो क्यों निकला है, इसके लिए आपको वैल्यू बताना है कितना होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, द्रव्यमान क्षति देखना है। यानी जब आपकी रिएक्शन जो आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान कितना आपका द्रव्यमान नष्ट हुआ, जितना आपका द्रव्यमान नष्ट होगा उस द्रव्यमान के नष्ट होने के कारण ही क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो आपका देखना द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का टोटल द्रव्यमान माइनस, सॉरी यह रिएक्टेंट का टोटल द्रव्यमान माइनस प्रोडक्ट का टोटल द्रव्यमान। अब रिएक्टेंट क्या थे आपके, जो रिएक्शन करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी अभिकारक। तो अभिकारक था आपका यूरेनियम, यानी यूरेनियम का द्रव्यमान, और दूसरा था न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यूरेनियम का द्रव्यमान दिया था आपको 235.0439 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया था आपको 1.00867। इनको आपने जोड़ लिया और ये वैल्यू आपको मिला था AMU के अंदर, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ गया 236.0526 AMU। इसके बाद आपने प्रोडक्ट का द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए प्रोडक्ट का द्रव्यमान क्या था आपका, प्रोडक्ट था आपका XE SR और न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन थे। तो इसमें आपने जो XE का द्रव्यमान दिया गया था, इसमें दिया गया था 139.9054, ठीक है। इसके बाद SR का द्रव्यमान दिया था 93.9063। इसके बाद 2 गुणा अब जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था 1.00867। इन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 235.82904 AMU, ठीक है। अब आपको रिएक्टेंट का द्रव्यमान मिल गया है, ठीक है, और प्रोडक्ट का द्रव्यमान मिल गया। इनका अंतर कर लेंगे, अंतर जो कुछ भी होगा वही क्या होगा, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति में क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, द्रव्यमान क्षति का वैल्यू आ गया आपका 0.22356 AMU। अब जो एनर्जी होती है, उत्सर्जित एनर्जी जो होती है, उसका सीधा सा फार्मूला होता है। यदि आपको वैल्यू AMU में दिया है तो फार्मूला लगाना है द्रव्यमान क्षति इंटू 932
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वास्तव में तो यहाँ पे होता है 931, पर इन्होंने 932 दिया है क्वेश्चन में, इसीलिए हमें 932 ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इनका यदि आपको वैल्यू AMU में यानी यदि द्रव्यमान जो है AMU में दिया तभी इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अदरवाइज आपके लिए फॉर्मूला होता है M बराबर यानी डेल्टा MC², E बराबर डेल्टा MC²। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण यूज़ करते हैं अदरवाइज। ठीक है, जब तक आपको वैल्यू AMU में दिया है तब तक आपको यही फार्मूला सीधा सीधा सा यूज़ करना है। और फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा आपका डेल्टा M इंटू 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपने इनकी गुणा करनी है और गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से 208.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है NPN ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक जैसी क्रिया को परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए तथा वोल्टेज लाभ का सूत्र याद कीजिए। यानी इसमें वोल्टेज लाभ का सूत्र भी आपको बताना है क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में किस तरीके से आप NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। इसमें लिखा है इसमें आधार को उत्सर्जक के सापेक्ष धन विभव पर तथा संग्राहक को भी उत्सर्जक के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं। निवेशी वोल्टेज प्रतिरोध कैपिटल R1 के द्वारा प्रवेश करती है तथा निर्गत वोल्टेज प्रतिरोध R2 के द्वारा बाहर निकलती है। तो देखिए चित्र में, यानी इसमें आपको क्या करना है, जो उत्सर्जक होता है उत्सर्जक को तो जोड़ना है पृथ्वी से, तो इसी से बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ठीक है, जो भी आपका अर्थ से कनेक्ट होगा उसे बोलेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, इसमें क्या करा, जो आपका ये है बेस यानी आधार को धन विभव पर रखते हैं, किसके सापेक्ष? उत्सर्जक के सापेक्ष। ठीक है, और जो आपका संग्राहक है कलेक्टर है इसे भी धन विभव पर रखते हैं, किसके सापेक्ष? उत्सर्जक के सापेक्ष। देखिए जो आपका बी है यानी आधार है, आधार किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव सिरे से बैटरी। इसी तरीके से जो आपका उत्सर्जक है यानी आपका ये है कलेक्टर भी किससे है? धन सिरे से कनेक्ट है। और उत्सर्जक जो है आपका कलेक्टर के सापेक्ष ऋण सिरे से कनेक्ट है और बेस के सापेक्ष भी ऋण सिरे से ही कनेक्ट है। तो इसमें जो प्रवेश कराते हैं हम वोल्टेज को, उसे कराते हैं R1 प्रतिरोध के थ्रू, और जो हमें निर्गत मिलता है वो मिलता है R2 प्रतिरोध के थ्रू। तो यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है वोल्टेज को हम आवर्धित करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसा वो है वोल्टेज का डायग्राम, यहाँ पर कैसा, यहाँ पर ही आवर्धित हो गया, यानी इसकी जो लूप है ये वाले लूप ये बढ़ जाते हैं, इसे बोलते हैं आवर्धित करना। तो इसीलिए इस जो पूरे डायग्राम का नाम है, पूरे डायग्राम का नाम क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में किस तरीके से NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इसमें इससे आगे पूछा है वोल्टेज लाभ का फॉर्मूला। जो वोल्टेज लाभ होता है इसे लिखते हैं AB से, और वोल्टेज लाभ होता है निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन बटा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन का अनुपात। ठीक है, निर्गत का मतलब है प्राप्त होने वाली, और प्रवेश करने वाली होती है आपकी जो अंदर एंटर करती है यानी इनपुट। आउटपुट मतलब प्राप्त होने वाली, और इनपुट मतलब हम जो अंदर एंटर कराते हैं। R1 लोड प्रतिरोध से जो भी अंदर एंटर हो रही तो उसे क्या बोलते थे हम? इनपुट। ठीक है, जो भी हमें प्राप्त हो रही तो उसे क्या बोलते थे हम? आउटपुट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V बराबर IR। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाया है ऐसा, V बराबर IR। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आउटपुट वोल्टेज के लिए IC इंटू R2, और आपका जो फॉर्मूला होगा इनपुट के लिए होगा डेल्टा IB इंटू R1। ठीक है, अब जो आपका ये है IC अपॉन IB ये होता है आपका बीटा। ठीक है, इसे बोलते हैं धारा लाभ। ठीक है, तो यानी आपका जो फॉर्मूला आ गया वोल्टेज लाभ का फॉर्मूला होता है बीटा इंटू R2 अपॉन R1। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अथवा में 8वें का अथवा। इसमें लिखा है PN संधि डायोड की उत्क्रम अभिनत क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। इसका उपयोग जेनर डायोड में कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा लेना है? PN संधि डायोड। और PN संधि डायोड भी कैसे जोड़ रखा है? उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत बोल दो या पक्ष अभिनत बोल दो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है भाई
पक्ष या उत्क्रम अभिनत, इसे बोलते हैं रिवर्स बायस। जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो यह संधि उत्क्रम अभिनत कहलाती है। यानी इसमें क्या करेंगे, जो पी क्षेत्र होता है, पी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं आपके कोटर, ठीक है, उन कोटर पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को आपने जोड़ना है बैटरी के नेगेटिव सिरे से, और जो एन क्षेत्र होता है उसके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को आपने जोड़ना है बैटरी के धन सिरे से। तो हमने क्या करा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, इसीलिए बोलते हैं उत्क्रम अभिनत यानी उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम पी एन संधि डायोड को जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं उत्क्रम अभिनत या पक्ष अभिनत। इस दशा में क्या होता है, पी एन संधि डायोड में एन से पी क्षेत्र की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर उत्पन्न हो जाता है जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई की सहायता करता है। अतः पी क्षेत्र के कोटर ऋण सिरे की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर आकर्षित होकर पी एन संधि से दूर जाने लगते हैं, पी एन संधि से दूर जाने लगते हैं, जिससे धारा प्रवाह पूर्णतः बंद हो जाता है। परंतु अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की बहुसंख्यक आवेशवाहकों की गति के विरुद्ध चलने के कारण एक छिन्न वैद्युत धारा बहती है जिसे उत्क्रम या पक्ष धारा कहते हैं। यह है इसका डायग्राम। इसमें आपने क्या करना है, ये आपका पी क्षेत्र है, तो पी क्षेत्र को किससे जोड़ दिया गया है, नेगेटिव सिरे से। एन क्षेत्र को किससे जोड़ दिया गया है, पॉजिटिव सिरे से। एन क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर पाए जाते हैं कोटर, ठीक है। तो यानी कोटर पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को आपने जोड़ा पॉजिटिव से और पॉजिटिव चार्ज को आपने जोड़ा नेगेटिव से, तो इसीलिए इसे बोलते हैं उल्टा उल्टा जोड़ा गया है यहाँ पर, तो इसीलिए इसे बोलते हैं उत्क्रम अभिनत, ठीक है। यह है इसका डायग्राम। तो इससे होता क्या है, ऐसे जोड़ने से तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ई, और जो क्या करता है अंदर वाले वैद्युत क्षेत्र की हेल्प करता है, ठीक है। भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए जो अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा उसी डायरेक्शन में आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र भी है, तो दोनों एक साथ मिलकर के अधिक काम करेंगे यानी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इससे होता क्या है, जो एन क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन है वे पॉजिटिव सिरे की ओर चलना शुरू हो जाते हैं, और जो पी क्षेत्र के पास कोटर है वे किसकी ओर चलना शुरू हो जाते हैं, हाँ नेगेटिव सिरे की ओर चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यही इसमें लिखा है। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद लिखा था जेनर डायोड में इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो जेनर डायोड होता क्या है पहले वो देखते हैं। यह विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित पी एन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत, खास बात क्या है, उत्क्रम अभिनत। एंड जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड में आप पी एन संधि डायोड का कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, उत्क्रम अभिनत वाला, ठीक है। उत्क्रम अभिनत में भंजक वोल्टता पर बिना खराब हुए निरंतर कार्य करता है। तो यह है अगर अभिनत होने पर अग्रधारा तथा पक्ष अभिनत होने पर पक्ष धारा अपने में से प्रवाहित होने देता है। यानी जेनर डायोड दोनों कंडीशन में काम कर सकता है, जब उसमें क्या जुड़ा हो, पी एन संधि डायोड अगर अभिनत की कंडीशन में भी जुड़ा हो और जब पक्ष अभिनत की कंडीशन में भी जुड़ा हो। ज़्यादातर इसका यूज़ किस में करते हैं, उत्क्रम अभिनत यानी पक्ष अभिनत की कंडीशन में ही करते हैं। इसलिए पूछा गया था कि पी एन संधि डायोड का जेनर डायोड में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो जेनर डायोड के अंदर जो पी एन संधि डायोड का यूज़ करा जाता है वो करा जाता है उत्क्रम अभिनत में, ठीक है। आंसर तो इसका यही है। यदि आपने इसे अगर अभिनत में जोड़ दिया तो ये अग्रधारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, यदि आपने पक्ष अभिनत में जोड़ दिया तो अपने में से पक्ष धारा को प्रवाहित होने देता है। फिर लिखा इसका आविष्कार क्लॉरेंस जेनर ने किया था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे जेनर डायोड कहते हैं, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इसे क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। तो इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है एक प्रकाश किरण समबाहु त्रिभुज कांच के प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री को प्रदर्शित करती है। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। AB पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए निकल जाए। और दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा साइन 15 डिग्री का वैल्यू दिया है। आपको कितना दिया है, ये दिया है √3 - 1/2√2, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। प्रकाश किरण आएगी, आने के बाद क्या होगा, प्रकाश किरण जैसे इस तरीके से जाएगी तो उसने कहा था कि कैसे निकलती है,
जो आपका ए सी पृष्ठ है उसी को स्पर्श करते हुए इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, ये जो पृष्ठ है आपका ए सी पृष्ठ के ऊपर आपने क्या करा, एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये होता है अभिलंब। तो अभिलंब का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अभिलंब का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। और ये वाला भी अभिलंब है। तो ये वाला जो आपतन कोण है इसे मान लिया I1, और ये जो आपका निर्गत कोण है इसे पता है हमें कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अंदर का हमने ये वाला कोण मान लिया R1, ये वाला कोण। ठीक है, और ये वाला एंगल मान लिया हमने R2। ठीक है, ये आपका एंगल कितना है, ये देखिए, ये आपका एक बन गया यहाँ से यहाँ तक का चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के दोनों आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका वैल्यू होता है 180। तो ये कितना है आपका 60। तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 120। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर एंगल है R1, यहाँ पर एंगल है R2, यहाँ पर एंगल है 120 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल आपको ज्ञात करना है। अधिकतम विचलन कोण दिया था 30 डिग्री, और ये है समबाहु त्रिभुज। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का जो प्रिज्म कोण होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसमें हमने क्या लगाया, अपवर्तनांक का सूत्र लगा दिया। प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा m प्लस a/2 और साइन a/2। ठीक है, डेल्टा m का वैल्यू कितना दिया था, 30, और a का वैल्यू कितना था, 60। ठीक है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 60 रख दिया, ऊपर वाली दोनों वैल्यू जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 60 90। ठीक है, 90/2 कितना होगा, 45, और यहाँ पर 60/2 कितना होगा, 30। तो यहाँ से क्या करा, साइन 45 का मान 1/√2 रख दिया, और साइन 30 का मान 1/2 चला जाएगा इसका ऊपर। ठीक है भाई, तो √2 से 2 कितनी बार कटेगा, √2 बार, यानी आपका अपवर्तनांक निकल के आ गया। जो प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक होगा वो होगा √2। इसके बाद क्या करना है इसमें, इसके बाद आपने फॉर्मूला लगा देना प्रिज्म में प्रकाश की चाल। तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल को हमने किससे लिखा, v से। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ ठीक है, और इसके बाद जो आपका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कितना दिया था, अपवर्तनांक दिया था n। ठीक है, अपवर्तनांक रख दिया बीच में n। तो n का वैल्यू कितना था, √2। ठीक है, √2 हमने इसका वैल्यू खोल दिया। √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, हमने इसे बस पॉइंट के एक अंक बाद तक लिया, यानी 1.4। पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 30, और नीचे कितना हो जाएगा 14 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 14 से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आता है, जब 14 से इसे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 2.1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निकल गया प्रकाश की चाल जो पूछा गया था। इसके बाद हमसे कहा है आपतन कोण भी बताना है। ठीक है, जबकि जो निर्गत प्रकाश किरण है वो पृष्ठ ए और सी के स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपका एंगल कितना बनना था, यहाँ पर एंगल था 90 डिग्री। अंदर का जो कोण था वो था R2। ठीक है, इस तरीके से तो अंदर का कोण था R2। तो हमने फॉर्मूला लगाया पृष्ठ AC के लिए। पृष्ठ AC के लिए फॉर्मूला होगा साइन 90 बाहर वाला और बटा साइन R2 बराबर n। ठीक है, तो आपने यहाँ से साइन R2 अलग कर लेना और n चला जाएगा बेस में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और n यानी अपवर्तनांक प्रिज्म का कितना था, √2। तो यहाँ से साइन R2 बराबर आ गया 1/√2, और 1/√2 किसका वैल्यू होता है साइन में, होता है साइन 45 का वैल्यू, यानी आपका यहाँ से R2 का वैल्यू आ जाएगा तुलना करने के बाद 45 डिग्री। अब जो त्रिभुज था, त्रिभुज इस प्रकार का त्रिभुज बना था अंदर। ठीक है, इस प्रकार का था त्रिभुज, ऐसा इस तरीके से प्रकाश किरण गई थी। यहाँ पर एंगल था आपका R2। ठीक है, और यहाँ पर एंगल था R1, और ये आ गया था आपका 120। तो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये था P, Q और R। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ठीक है, यानी R1 + R2 + 120 बराबर कितना होगा, 180। R2 का वैल्यू अभी आपने निकाला 45 और 120, ये कितना हो जाएगा, 120 और 45 165। 165 को हम 180 में से इधर ले जा करके घटा देंगे, तो यानी हमें मिल जाएगा यहाँ से R1। ठीक है, R1 हमने निकाल लिया। अब लगाएंगे फिर से स्नेल का नियम पृष्ठ AB के लिए। ठीक है, पृष्ठ इस तरीके से था आपका A, और यहाँ पर था B। प्रकाश किरण आई थी इस तरीके से सीधी चली गई थी, ये था आपका विलंब। ठीक है, ये एंगल आ गया आपका कितना, 15 डिग्री, और ये था आपका I1। ठीक है, तो आपने स्नेल का नियम लगाओगे साइन I1/R1। R1 कितना आया था आपका 15। साइन I1 यानी आपको आपतन कोण निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसका गुना इधर कर दिया, ये कितना था साइन 15। ठीक है, ये कितना था भाई, साइन 15। तो इसमें आपको साइन 15 का वैल्यू दिया गया है। तो साइन 15 का वैल्यू कितना होता है,
वो दे रखा है सवाल में। √3 - 1/2 √2, √2 से √2 कैंसिल, ठीक है। √3 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, √3 का वैल्यू रख देंगे 1.732 - 1, तो 1.372 -1 में से 1 माइनस करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 0.732/2, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा I बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, 0.322, ये होगा आपका आंसर, ये होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र भी बनाइए। तो इसमें कहा है एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने, जो एक पतली स्लिट होती है उसे बोलते हैं एकल रेखा छिद्र, ठीक है। तो इसलिए जो डेरिवेशन है एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्याख्या। तो हम किस प्रकार से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, इसमें क्या होता है, एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए निम्न चित्र जैसा समायोजन तैयार कर लेते हैं। चित्र कैसा होता है आपका, चित्र देखेंगे हम आगे। इसमें लिखा है, इसमें कैपिटल AB एक रेखा छिद्र, कैपिटल S एक लंबा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिसकी लंबाई रेखा छिद्र के समांतर है। रेखा छिद्र व प्रकाश स्रोत के बीच उत्तल लेंस कैपिटल L1 रखा है। S लेंस L1 के फोकस में है तथा एक अन्य उत्तल लेंस L2 रेखा छिद्र AB के बिल्कुल समीप रखा है। L2 के फोकस में पर्दा XY रखा है, ठीक है। S से चलने वाली किरणों को लेंस L1 द्वारा अक्ष के समांतर कर दिया जाता है तथा लेंस L2 रेखा छिद्र से विवर्तित प्रकाश को पर्दे XY पर फोकस करके विवर्तन प्रतिरूप बनाता है। तो डायग्राम कैसा है इसका, डायग्राम ये है। इसमें क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं, एक L1 होता है एक L2 होता है, और ये क्या होता है आपका, ये जो होता है ये होता है रेखा छिद्र, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है, लगभग नैनो एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, लगभग नैनो यानी 10⁻⁹ का। यानी अब आपने क्या करना है, 1 से 10⁹ को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 0.000000009 सॉरी 1। तो इतना छोटा छिद्र होता है, ठीक है। ये तो बस वैसे ही बताया गया है कि इतना बड़ा साइज में चित्र में दिखाए। तो इसमें प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश किरणें चलती है, जो प्रकाश स्रोत है और जो लेंस है ये रखे है फोकस में, ठीक है। यानी जो प्रकाश स्रोत है उसे लेंस के फोकस पर रखा गया है, और जब फोकस से प्रकाश किरणें चलती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिल्कुल समांतर चली जाती है अक्ष के, तो प्रकाश किरणें जाने वाली है समांतर, ठीक है, और ये टकराएगी इस रेखा छिद्र के किनारों से। जैसे ही किनारों से टकराएगी तो अपने मार्ग से हो जाएगी विचलित, ठीक है। इस घटना को ये बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी तीक्ष्ण किनारे से टकरा करके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। अब इसमें क्या कर रखा है, दूसरा लेंस L2 रख रखा है और उससे इन प्रकाश किरणों को फोकस करा गया है इस पर्दे पर, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है केंद्रीय फ्रिंज बोलते से, ठीक है। वास्तव में जाना इस तरीके से चाहिए था, तो ये भी दिखा रखा है कि इस तरीके से वास्तव में गई होगी। ये होती है आपकी फ्रिंज, ठीक है, ये होती है केंद्रीय फ्रिंज, ये होती है प्रथम फ्रिंज। तो इसमें देखिए डायग्राम में क्या है, डायग्राम में है आपका, डायग्राम में यहाँ से दिया गया है कि ये आपका रेखा छिद्र है, रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है, रेखा छिद्र की चौड़ाई है स्मॉल e, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, इस पर लंब डाल दिया तो ये आपका निकल जाता है BK, BK को बोलते हैं पथांतर, ठीक है। BK क्या होता है, पथ अंतर यानी पथ का अंतर, ठीक है। जितना आपका एंगल ये होता है थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पर भी होता है ऊपर थीटा, ठीक है। तो इसमें देखिए त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ABK, AB और K यानी ये वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज में थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा यानी BK, ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AB। तो यहाँ पर रख दीजिए,
तो यहाँ से बी के निकल कर के आ जाएगा, बी के को अलग कर लेंगे तो बी के बराबर आ जाएगा ए बी की गुणा इधर हो जाएगी, हो जाएगा साइन थीटा इंटू ए बी का वैल्यू आपका कितना था, ए बी की चौड़ाई कितनी थी, स्मॉल ई के बराबर थी, तो यहाँ पर रख दिया स्मॉल ई, यानी बी के बराबर आ गया ई साइन थीटा। ठीक है, अब जो बी के है हमने बताया बी के क्या होता है, पथांतर। पथांतर यदि आपकी दीप्त फ्रिंज बनती है तो दीप्त फ्रिंज के लिए होता है प्लस माइनस एम लैम्बडा। ठीक है, तो हमने इस बी के यानी पथांतर की जगह इसका वैल्यू रख दिया प्लस माइनस एम लैम्बडा। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है ऐसे साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस एम लैम्बडा अपॉन ई। ठीक है, साइन थीटा ये भी बताया था, ये जो छिद्र है बहुत छोटा होता है और ये एंगल भी बहुत छोटा बनता है, इसीलिए क्या करेंगे हम साइन को छोड़ देंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, यानी थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस एम लैम्बडा अपॉन ई। ये होता है आपका कोणीय चौड़ाई। ठीक है, ये आ गई आपकी कोणीय चौड़ाई निम्ननिष्ठों के लिए। यदि प्रथम निम्ननिष्ठ है तो एम का वैल्यू रखेंगे 1, यदि द्वितीय निम्ननिष्ठ है तो रखेंगे 2, यदि तीसरा निम्ननिष्ठ है तो रखेंगे 3। इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय निम्ननिष्ठों के लिए विवर्तन कोण क्रमशः कितने कितने हो जाएगा भाई, विवर्तन कोण क्रमशः आपके लिए ये सारी चीज़ें वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्रमशः इतने इतने हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा लैम्बडा बाई ई, यदि 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा बाई ई, यदि 3 रखोगे तो 3 लैम्बडा बाई ई, इसी तरीके से प्राप्त होते चले जाएगी। इसके बाद इसी में कहा था कि विवर्तन प्रतिरूप भी बताइए। ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप क्या होता है, ये कहा है इसमें विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र भी बताइए। तो तीव्रता विभाजन का चित्र ही होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ चित्र है। इसमें देखा विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र, यदि विवर्तन कोण थीटा तथा तीव्रता आई के बीच ग्राफ या वक्र खींचा जाए तो यह वक्र विवर्तन प्रतिरूप का तीव्रता वक्र कहलाता है। ठीक है, ये किस प्रकार का होता है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है सेम ऐसा ही आपने बोर्ड में भी बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें है आपका ये जो होते हैं, ये होता है मैक्सिमम, इसे बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट, जो आपका बीच में प्राप्त हुआ था ना, आपने भी देखा था चित्र, उसमें इस तरीके से प्रकाश किरणें गई थी, यहाँ पर लेंस L2 रखा था और ये बीच में वो प्राप्त हुआ था, और उसके ऊपर भी बनती है फ्रिंजे और उसके नीचे भी बनती है फ्रिंजे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाली फ्रिंजे कम तीव्रता वाली होती है, इसीलिए जो ऊपर और नीचे वाली फ्रिंजे है जो कम तीव्रता की होती है उन्हें साइड में दिखाते हैं। ठीक है, और जो अधिक तीव्रता की होती है उन्हें हम बिल्कुल बीच में दिखाते हैं, तो यह है आपका मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, और इधर वाले साइड में यह है आपके निम्ननिष्ठ, प्रथम निम्ननिष्ठ, ये द्वितीय, फिर ये तृतीय लिख रखा है इनके नाम। ये जो नीचे है इसे बोलते हैं निम्ननिष्ठ, ये जो ऊपर है इसे बोलते हैं उच्चिष्ट। ठीक है, तो इनके नाम है, यह है प्रथम निम्ननिष्ठ और यहाँ पर है द्वितीय निम्ननिष्ठ। ठीक है, और जो बीच में होगा ऊपर वाला ये होगा प्रथम गौण उच्चिष्ट, और जो दूसरे वाला वो है द्वितीय गौण उच्चिष्ट। ठीक है, इनका वैल्यू भी लिख रखा है साथ साथ में, प्रथम है तो एम का वैल्यू 1 होगा, तो इसीलिए वैल्यू आ जाएगा आपका लैम्बडा बाई ई। यदि इधर देखोगे तो इधर होता है माइनस एक्स अक्स, इधर होता है प्लस एक्स अक्स, तो इधर सारी वैल्यू होगी आपकी प्लस में, उधर सारी वैल्यू होगी माइनस में। ठीक है, यह आपका अनसोल्ड 2019 का पूरा कंप्लीट हो चुका है अब जा। ठीक है, इसमें यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछें। आज ये हमने अनसोल्ड पूरा करा है 346 FD। ठीक है, इसके बाद हम अगला अनसोल्ड शुरू करेंगे, अगला अनसोल्ड होगा हमारा सेट नंबर 2। ठीक है, 2019 का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।